हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम आज करंट अफेयर्स 23 नवंबर 2022 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है और ये हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख। पहले हेडिंग लाइन देख लीजिए। नीड चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC जो कांट बुलडोजाइज, ठीक है, सेशन हैपन वंस इन ए वाइल। सुप्रीम कोर्ट का एक नाम, मतलब ये है इसमें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है इसके 2+1 मेंबर होते हैं। मोस्टली ये कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, सॉरी कमिश्नर होते, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनकी 6 साल या 65 ईयर एज होती है। तो इनको लेकर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको लेकर के ये कि या फिर आप 6 साल या 65 साल रहो, तो इसमें होता क्या ना कि अभी तक 7 से 8 साल के में मतलब कि आपके 5 या 6 जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि चेंज होते हैं। मतलब तो साफ है कि जहां एक व्यक्ति को 6 साल होना चाहिए वहां 6 साल में 6 व्यक्ति हो जाते हैं, राइट। तो मतलब क्या है कि 1 साल से कम ईयर की जो किन टेन्योर होती, तो आप जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी ईयर 64 है, अब उसको जो कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे रहे हो वो 65 साल का हो जाएगा 1 साल में, तो उसको रिटायरमेंट। तो आप वैसे व्यक्ति को बनाइए ना कि जो मतलब कि 60 साल के नीचे का हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 59 का हो, ठीक है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मोस्टली लोग IAS लोग बनते हैं, IAS 60 पे रिटायर होता है, तो आप उनको बनाइए ना जो मतलब 61 साल के हों, या फिर जैसे ही 60 साल 5 महीने के ऐसे कुछ होते हैं, तो उनको बताइए कम से कम 4 से 5 साल तो कम से कम और रह पाएँ। तो इससे कई चीज़ें निकल करके होंगी फायदा। पहला बात ये होगा कि उनको देखिए एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और डे बाय डे हालांकि एक्सपीरियंस तो होता ही उनको, तो उनको एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छे से और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है कि इलेक्शन को कंडक्ट करवा। और ये भी कहा जाता है कि जो एक डेमोक्रेसी होती है ना, उनमें वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है, और ऊपर से कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कहा जाता है कि चाइना में जो भी कि क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी है, ठीक है, बट रियल में वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। लिमिटेड लोगों को जो कि वोटिंग राइट दी गई है, ठीक है। कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो कि कंडक्ट करवाए इलेक्शन को करवाए, जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। मल्टी मेंबर, एक सिंगल मेंबर पार्टी होती, सिंगल पार्टी ये सिस्टम है वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, कम से कम 500 मतलब हज़ारों के ऊपर की जो कि पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया में। तो ये डेमोक्रेसी के सब फीचर्स होते हैं। ये नहीं हो कि बस इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे। इस वजह से अगर आप इनको जो एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का अगर इनको टेन्योर दिया जाए एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो अच्छा कर। और सबसे फेमस जो अब तक के रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन सर रहे हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। राजीव गांधी की के समय में ये उनके जो कि वो एडवाइजर थे। और जब ये क्या बोलते हैं चंद्रशेखर सर जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने इनको जो है कि एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवा दिया था। 1993 से पहले ये एक लोगों की बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन ये बने, और मैं बता रहा हूँ कि मतलब इंटरव्यू में अगर आप कभी देखेंगे, ये मतलब इनका कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ होगा यूट्यूब पे, तो काफ़ी इन्होंने इतना रिवोल्यूशनरी चेंज लाया कि पॉलिटिकल पार्टी एकदम डर के रह गई। और उन्होंने इवेंचुअली ये किया कि मल्टी मेंबर बॉडी बना दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। 2 जो इलेक्शन कमिश्नर बना दिए और एक जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। इनका एक स्लोगन था, आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने ब्रेकफास्ट में पॉलिटिशियन को खाता हूँ। ये इनका एक बहुत फेमस कोड था। दूसरी चीज़ है, इन्हीं के टेन्योर में जब ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई तो ये सुनते ही नहीं थे किसी का, ठीक है, और ये अपने हिसाब से काम करते तो बहुत अच्छा, बहुत फेमस है। और दूसरी SY कुरैशी सर हैं, जो कि वो काफ़ी इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में उन्होंने अपना सजेशन दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन है और इसको हम मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय देखिए इलेक्शन चल रहे हैं ना कई स्टेट में MCD के, तो उतने बहुत फिल्टर करके जो कि इसको निकालना पड़ रहा है। एक देखिए ये है एशियाटिक एलिफेंट आर हियर टू स्टे, MP लैंड को एग्जिस्ट
विद देम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, यहाँ पे देखिए एक नैनीताल लेक है, उत्तराखंड में आपका पड़ जाती है। दूसरी एक है सुखताल लेक। अब हुआ क्या है कि इसमें जो वहाँ की हाई कोर्ट है ना उत्तराखंड की, उसमें कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया। अब इससे क्या होता था, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक डैग है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रहा, इसका जो कि मलबा वेस्ट जो कि, और इसका क्या होगा, एक दिन में ये लेक जो कि प्लेन बन करके रह जाएगी। दूसरी चीज़ है ये जो सुखताल लेक है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लेक हो गई, ठीक है, और दूसरी एक लेक यहाँ पे हो गई, तो इसका वाटर फ्लो करके ना ये यहाँ पे सुखतैया ताल है और यहाँ पे नैनीताल है, सॉरी यहाँ पे नैनीताल है, तो इसका वाटर होता था कि यहाँ पे ऐसे इसमें होते हुए फिर आगे जो कि फ्लो करता था। लेकिन अब यह है कि इसको सुखतैया ताल भी जो है कि मतलब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इसका इंक्रोचमेंट एरिया कम हो रही है, मतलब कि इसकी जो एरिया है ना वो कम हो रही है और लो मलबा हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि जब इसमें पानी नहीं होगा तो इसमें भी वाटर सप्लाई कम होगा। तो इस वजह से जो है कि ये तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है इसरो को लेकर के आई कमर्शियल मार्केट 2, हम इसको बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है हम देखते हैं एग्जाम्स के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देखिए हमने एक बार हेडलाइन न्यूज में डिस्कस किया था, हम इसको आज बिग न्यूज में डिस्कस करके हुआ क्या था, जब हम चीता को नामीबिया से इंपोर्ट किए थे कूनो नेशनल पार्क एमपी में, जब हम इसको रिहेबिलिट किए थे तो उसमें ये भी बात उसमें आई थी कि अगर नामीबिया अगर सपोर्ट कर रहा है इंडिया का इसमें चीता के लिए, तो जो आइवरी ट्रेड है ना, मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, उनके जो दांत होते हैं, टीथ होती है, उसके ट्रेड पे ना साइड के द्वारा जो कि बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात चल रही थी कि आने वाले समय में जब इसकी साइड की मीटिंग होगी तो उसमें जो है कि इंडिया वोटिंग करेगी कि नहीं इसके ट्रेड को जो कि ओपन कर दिया जाए। बट इंडिया अभी जो कि उसने अब्सटेंट मतलब कि अपसेंट हो गया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वोटिंग देना है ना देना ना। अपसेंट होने का हिंट मतलब ही ये है कि वो जो कि पार्टिसिपेट नहीं करे। हम इसको न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। COP27 जो इजिप्ट में हो रहा था वो अभी जो कि समाप्त हो गया है। उसमें ये कहा जाता है कि जैसे कि लॉस एंड डैमेज पे जो कि एक फंड्स बना, उस पर जो कि फंडिंग किया जाएगा। तो ये कहते हैं वन हिट मैनी मिसेस। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देख लेते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और जब ये फाइनल चार्ट बन करके आएगा तो हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे। द हिंदू में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वही हमने जो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में डिस्कस किया, वही आर्टिकल है यहाँ पे। मेघालय और असम के बॉर्डर पे जो है कि क्लैश हुआ, वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, तो हम इसको मैप में डिस्कस करेंगे। असम और मध्य नॉर्थ इंडिया का कौन कौन सा स्टेट लगता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के ये न्यूज़ है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि एक है, देखिए तमिलनाडु में पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो कि लॉन्च किया गया है, और हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछता था अभी कौन सा स्टेट है जो वहाँ पे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज को लॉन्च किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कि तमिलनाडु है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि एक ट्राइबल है जो तेलंगाना में, इसको गुटी कोया ट्राइबल है। गुटी टोया ट्राइबल जो कि बिलोंग करती तेलंगाना से। न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक फॉरेस्ट ऑफिसर को जो कि उन्होंने मार दिया। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कि इस समय डोमेस्टिक डिपॉजिट स्लो हो रहा है, तो आरबीआई ने अपना काउंसिल इशू किया है कि भाई कि इस पर क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, हम कैसे इसको आगे कर सकते हैं। हम इसका डीप में डिस्कस करेंगे। एक पर्सनालिटी होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, फ्रीडम फाइटर होते हैं, वी.डी. सावरकर सर होते हैं। इन्होंने काफ़ी राइट विंग को प्रमोट किया है, और इनको लेकर के हमेशा जो कि राइट विंग जो ग्रुप होती है वो एक्टिव रहती है। तो अभी भी जो कि राहुल गांधी जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा में अपने आप उन्होंने इसमें कुछ कमेंट किया था सावरकर को लेकर के, तो वहाँ पे डिस्प्यूट आया था। हम इसको डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी बेस्ड पे, राइट। हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो एट प्रेजेंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजनाथ ने कहा कि जो वुमेन होती है उनका भी रोल को जो है कि एक बार देखना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए कि वुमेन का यह पीस कीपिंग फोर्स होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
ये इसकी एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स। किसी कंट्री में अगर पीस लाना है या वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है तो भेजी जाती है, और इंडिया सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेटर है इसमें, अपने फोर्स को भेजता है। और सेकंड पे जो कि पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान इसीलिए सेकंड पे आ जाता है क्योंकि इंडिया से कंपटीशन करता है। तो ये पीस कीपिंग फोर्स हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि मनरेगा को लेकर के ना, जैसे 2005 में एक एक्ट आया था जिसको कहते थे नरेगा। 2010 में इसका नाम बदल करके एमजी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसमें यह है हर व्यक्ति को, जो अडल्ट व्यक्ति हो उनको जो है कि हम क्या करेंगे, चाहे वुमेन हो या फिर मैन हो, उनको जो है कि हम वर्क 100 डे का जो कि वर्क देंगे 1 साल के लिए। और इसको मैनेजमेंट करने का या फिर रेगुलेट करने का या फिर इम्प्लीमेंट करने का जो है चीज़ें हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास होती है। अगर आप 18 साल या अडल्ट हैं तो आप जाइए पंचायत के प्रधान के पास, उनसे कहिए कि हमें वर्क चाहिए, और मान लीजिए कि आप 10 तारीख को देते हो तो 1 हफ्ते के अंदर उनको देना है, और 17 तारीख तक अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बाद का वेज भी उनको अपने हिसाब से देना ही पड़ेगा। तो आप काम करो या ना करो, क्योंकि आपने डिमांड किया था उनके लिए। तो इस मनरेगा का मतलब ही ये है कि डिमांड साइड को जो कि स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, राइट। तो ये मनरेगा हो गया। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीस कीपिंग को। हाँ, ये चीज़ देखिए कि इसको भी हम बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। इंडिया यूनिट होल्ड टॉक ऑन द फूड सिक्योरिटी पे आप यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे I2U2, इसको भी हम बताएंगे कि क्या है, कैसे काम करता है। दूसरी पे आर्कटिक पावर, पुतिन जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, उन आर्कटिक में एक पावर प्लांट का वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट आर्टिकल का इंडिया फिजिकल कंसोलिडेशन ट्रेंड इंटैक्ट सी द स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू से मूडी, ये मूडी है, मोदी नहीं है। फिजिकल सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है कहाँ पे, वेलफेयर स्कीम है, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है। इनमें जो कि खर्च करती है, तो अगर खर्च मतलब एक्सपेंडिचर गिरता जा रिव्यू, तो उसमें क्या होगा कि फिजिकल डेफिसिट जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको कम करिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम करिए, और मतलब डिफरेंट सोर्स बनाइए ऑफ इनकम का अपने, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक गवर्नमेंट स्ट्रांग में रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा बिजनेसमैन का और इन्वेस्टर का। सो ये वीडियो रहा हमारा हेडलाइन के लिए, आगे इसे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।